तो दोस्तों आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। एग्जाम्पल है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर एक अणु जल का निर्माण करते हैं। इसका रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 2H2O। ओके। रासायनिक अभिक्रिया में शामिल देखिए, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो हमें क्या क्या घटनाएं देखने को मिलती है। फर्स्ट है अवस्था में परिवर्तन, सेकंड है रंग में परिवर्तन, थर्ड है तापमान में परिवर्तन एंड फोर्थ है गैस का निर्माण। अब देखिए, दैनिक जीवन में होने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे पहली है भोजन को पकाना, भोजन का पाचन, अंगूर का किण्वन, श्वसन, लोहा आदि वस्तुओं पर जंग लगना, मतलब धातुओं पर जंग लगना, दही का जमना आदि। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा लिखा जाता है। देखिए, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। फर्स्ट है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है। थर्ड है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक व उत्पादों के मध्य तीर के निशान का प्रयोग किया जाता है, जिसमें तीर का आगे का सिरा उत्पादक की ओर इंगित करते हैं। एग्जाम्पल है Mg प्लस O2, ये एरो तीर MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, अभिकारक किसे कहते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है। उत्पाद अभिकारक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। अब देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? देखिए, इसका आंसर है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो सृजित किया जा सकता है और न ही नष्ट, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। आगे देखिए, अब नया टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जब रासायनिक समीकरण को संतुलित कर किया जाता है तो उसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जिनको हम आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए तीर के दोनों ओर अर्थात अभिकारकों व उत्पादों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो फर्स्ट सर्वप्रथम अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों व उत्पादों को कोष्ठक में बंद करते हैं तथा कोष्ठक में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर अपने पास में कोई रिएक्शन है, जैसे Fe प्लस H2O, एरो Fe3O4 प्लस H2, इन सब को पहले एक कोष्ठक में बंद कर लीजिए और इस कोष्ठक में हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना। स्टेप 2, इस समीकरण में उपस्थित सभी परमाणु की सूची बनाइए। देखिए, जैसे फेरस है Fe, अभिकारक में कितने हैं? 1, तो 1 लिख लिया। उत्पाद में Fe3 है तो इधर 3 लिख लिया। हाइड्रोजन अभिकारक में 2 है, उत्पाद में 2 है। ऑक्सीजन अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 4 है। स्टेप 3, इसके पश्चात सबसे अधिक संख्या में उपस्थित परमाणु को संतुलित कीजिए। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए देखिए, जो सबसे अधिक संख्या में उपस्थित होगा, जैसे ऑक्सीजन है 4, तो इसे पहले संतुलित करना है। ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में अर्थात अभिकारकों में कितने थे? पहले 1 थे, ठीक है, और उत्पादों में 4 थे। अब इनको इक्वल करने के लिए हमें अभिकारकों में 1 जो थे उसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए, दोनों तरफ बराबर हो गए, मतलब संतुलित हो चुकी है। तो हम कोष्ठक के बाहर लिख देंगे 4, तो Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2।
स्टेप 4 देखिए, हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन की संख्या को 4 कर देते हैं। देखिए प्रारंभ में अब हमने देखा अभिकारकों में जब 4 से गुणा किया हमने ऑक्सीजन को, तो हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई और उत्पाद में 2 थी। इसलिए हमें उत्पाद में भी बराबर करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार अभिकारकों व उत्पादों में हाइड्रोजन की संख्या भी समान हो जाएगी। अब समीकरण इस प्रकार होगा, Fe + 4H2O एरो Fe3O4 + 4H2। स्टेप 5, फेरस को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम फेरस के 3 परमाणु लेते हैं, 3Fe + 4H2O। फेरस को हमने इधर 3 लिया तो हमारे पास में ये समीकरण निकल के आया। स्टेप 6, अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। देखिए 3Fe + 4H2O एरो Fe3O4 + 4H2। फेरस की संख्या अभिकारकों में 3 है, उत्पाद में भी 3 है। हाइड्रोजन की 4 दूनी 8 अभिकारकों में, 4 दूनी 8 उत्पादों में है। ऑक्सीजन की संख्या अभिकारकों में 4 है तथा उत्पाद में भी 4 है। इस तरह से अपना समीकरण संतुलित हो चुका है। अब देखिए एक विधि है हिट एंड ट्रायल। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके इस समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, जो अभी हमने विधि उपयोग में ली समीकरण को संतुलित करने के लिए, इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। अब इसका स्टेप 7 है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। तो देखिए रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G, L, AQ तथा S से दर्शाया जाता है, अर्थात गैस को G से, द्रव को L से, जल को AQ से तथा ठोस को S से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित हो तब हम AQ लिखते हैं, अर्थात एक्वेटिक, जिसे हम जलीय विलयन कहते हैं। अब संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा। देखिए अवस्थाएं दर्शाने के बाद में हमें पता है फेरस सॉलिड स्टेट में होता है, इसलिए Fe के आगे S लगा दिया, प्लस जल गैसीय स्टेज में है तो गैस Fe3O4, जंग जो है वो सॉलिड रूप में होता है और हाइड्रोजन गैस के रूप में होती है। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि हमने दाब, ताप या उत्प्रेरक को उपयोग में लिया तो उसे तीर के ऊपर या नीचे लिख दिया जाता है। इस प्रकार हमारे पास में एक समीकरण और है, जैसे 6CO2 एक्वेटिक + 12H2O लिक्विड एरो 6C6H12O6 एक्वेटिक + 6O2 एक्वेटिक + 6H2O लिक्विड। अर्थात जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल मिलते हैं, कब मिलेंगे? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल बनती है। इस प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। पहली है संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहती हैं। एग्जाम्पल कोयले का दहन, अर्थात जब कोयले को जलाते हैं तब क्या होता है, कोयला कार्बन का रूप होता है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो CO2 बनता है। अर्थात जब किसी चीज़ को हम जलाते हैं उसका अर्थ होता है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन से रिएक्शन बहुत ज़रूरी है, वरना दहन नहीं होगा।
सेकेंड एग्जाम्पल है 2H2 प्लस O2 2H2O। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट है ऊष्मीय वियोजन। वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा द्वारा होती है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चूना पत्थर कहा जाता है। जब ऊष्मा दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। इसके अलावा सेकंड उस वियोजन अभिक्रिया है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। वह वियोजन अभिक्रिया जो केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल 2AgBr सूर्य का प्रकाश 2Ag प्लस Br2। यह अभिक्रिया श्याम श्वेत फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग ली जाती है। थर्ड है तापीय वियोजन अभिक्रिया। वह वियोजन अभिक्रिया जो तापन द्वारा संपन्न होती है तापीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल है 2Pb ब्रैकेट NO3 बाहर 2 है। इसे लेड नाइट्रेट कहा जाता है को जब गर्म किया जाता है तो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 बनता है। इसे NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, PbO को लेड ऑक्साइड कहते हैं। देखिए इसका डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम है इसका। देखिए अब दे रखे हैं एलिमेंट्स आपके पूरे बुक में 10th क्लास की बुक में जितने इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो सब यहाँ दिखाए गए हैं। जैसे एक से टोटल एलिमेंट्स की संख्या होती है 118 तो 24 तक आगे इसमें है। तो आपको मिनिमम 56 एलिमेंट्स याद करने हैं। 56 एलिमेंट्स याद करना बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। देखिए अब आती है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल है Fe प्लस CuSO4। तो FeSO4 प्लस Cu अर्थात एक तत्व किसी अन्य तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है और खुद उसके स्थान पे जाके यौगिक का निर्माण कर लेता है। सेकेंड है Zn प्लस CuSO4 तो बनता है ZnSO4 प्लस Cu। ऐसे ही लेड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके लेड क्लोराइड बनाता है तथा कॉपर सब्सट्रेट अलग हो जाता है। फिर है आगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल है Na2SO4 प्लस BaCl2 बनता है BaSO4 प्लस के 2NaCl। इसमें क्या होता है जब दो यौगिक आपस में मिलते हैं तो दोनों यौगिकों के आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट के साथ था और बेरियम क्लोराइड के साथ था तो हुआ क्या सोडियम चला गया क्लोरीन के साथ तथा बेरियम चला गया सल्फेट के साथ और दोनों ने पृथक पृथक यौगिक का निर्माण कर लिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है उपचयन अभिक्रिया जिसे ऑक्सीकरण भी कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास हो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात अगर किसी में ऑक्सीजन जुड़ रही हो या अथवा हाइड्रोजन निकल रही हो तो वह अभिक्रिया उपचयन अथवा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल है 2Cu प्लस O2 2CuO अर्थात कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिली तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। सेकेंड है अपचयन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन का योग हो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात ये उपचयन की विपरीत अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया में
ऑक्सीजन जुड़ रही थी तथा हाइड्रोजन निकल रहा था, जबकि अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन निकलेगी। जैसे CuO प्लस H2, तो Cu प्लस H2O। नीचे देखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन तथा हाइड्रोजन का निकलना उपचयन, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन तथा हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है। इसे आप एक सीधी सी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी एक पदार्थ का उपचयन व दूसरे पदार्थ का अपचयन एक साथ होता है तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो तथा दूसरे का अपचयन हो तो वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। देखिए, कॉपर में ऑक्सीजन है लेकिन उत्पाद में कॉपर से ऑक्सीजन निकल जाती है तो कॉपर का अपचयन हो जाता है, जबकि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जाके मिलती है तो हाइड्रोजन का उपचयन हो जाता है। इस प्रकार ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। देखिए, अब एक है संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। आप लोहे का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, लोहे पर जंग लगना। एक अन्य टॉपिक है विकृत गंधिता। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो वह उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है, जिससे उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। इनको उपचयन से रोकने के लिए इनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। अर्थात जब हम खाने वाली चीज़ों को लंबे समय तक खुला रखते हैं तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके विकृत गंधी हो जाती है। इसके एग्जाम्पल है, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। अब देखिए, तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अर्थात तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो पहली है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का निर्माण भी होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ में ऊष्मा भी उत्सर्जित होनी चाहिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल, CaO प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 तथा ऊष्मा का निर्माण होता है। अर्थात ये जनरल भाषा में इसे समझ सकते हैं, जब पहले कच्चे घर होते थे उनमें कली की जाती थी, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता था, उसमें जब पानी मिलाया जाता है, जल मिलाया जाता है तो उसमें बबूले निकलते हुए दिखाई देते हैं जो ऊष्मा का रूप होते हैं। नेक्स्ट है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये ऊष्माक्षेपी की पूरी तरह से विपरीत अभिक्रिया है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिनको संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात ऊष्माक्षेपी में क्या हो रहा था, ऊष्माक्षेपी में अभिकारक के साथ ऊष्मा बन रही थी, अर्थात ऊष्मा उत्सर्जित हो रही थी, जबकि ऊष्मा शोषी वह अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए हमें अतिरिक्त ऊष्मा देनी पड़े, अर्थात इसमें ऊष्मा का नुकसान अथवा हार्स होता है। एग्जाम्पल है 2FeSO4। जब फेरस सल्फेट को ऊष्मा दी जाती है तब फेरिक ऑक्साइड बनाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इस प्रकार यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।